गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ बेटा पेज नंबर 213 पेज पर भू राजस्व प्रणाली रिवेन्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, किसान, जमींदार और राज्य वाला टॉपिक ही चल रहा है आगे। ये 6th पॉइंट दिया हुआ है भू राजस्व प्रणाली। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, भू राजस्व प्रणाली के विषय में मैं आपको बताऊं कि भू राजस्व प्रणाली होती क्या है। भू राजस्व मतलब लैंड रिवेन्यू, यानी एक टैक्स होता है जो किसान जमीन जुताई करता है तो उसके बदले उसको अपनी उत्पादन यानी फसल के उत्पादन में से और लगभग उस समय आधा या आधे से ज़्यादा भी जमा करना पड़ जाता था। कभी कभी ऐसा नियम भी था कि लगभग 1/10वां हिस्सा ही उनसे लेते थे, खासकर मुसलमानों से। मुसलमानों को टैक्स में थोड़ा रियायत दी गई थी, बाकी अन्य धर्म के लोगों को इतनी रियायतें नहीं दी गई थी। यहाँ मुगल साम्राज्य के अंदर लैंड रिवेन्यू सिस्टम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, जैसे अंग्रेजों के राज में इसको और भी खतरनाक बना दिया गया था। तो ये चीज हम जानते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। आज के समय में तो जैसे फैक्ट्री हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन हम लोग करते हैं, सर्विस सेक्टर भी है, दूसरे देशों में भी लोग जॉब करते हैं, इनकम के सोर्सेज बहुत प्रकार के सामने आ रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मुगल राजस्व जो है, यानी मुगल राज्य जो चलाने का एक आधार था, तो वो जमीन से मिलने वाला टैक्स होता था। राजस्व जो है, जमीन से जो टैक्स कलेक्ट होता था वही इस्तेमाल ये लोग करते थे। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। यानी इस कारण से क्या जरूरी था कि कृषि का जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है, उसको कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए मुगल साम्राज्य के अधिकारी अपने नियंत्रण में रखते थे उसे। और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन करना, यानी जिन जिन क्षेत्रों तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ है उस क्षेत्र में जितने भी किसान रहते हैं तो वहां पर उसका रिवेन्यू असेसमेंट कराना कि कितना राजस्व उनको अदा करना है और कितनी जुताई किस किसान ने कर रखी है। वसूली के लिए जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। तो उस समय नीड थी इस मुगल साम्राज्य की कि वह एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करना चाहते थे ताकि जो अच्छे तरीके से प्रशासन को चलाया जा सके। इसके बारे में देखिएगा। दीवान, दीवान क्या होता है? दीवान एक अधिकारी होता था जिसके दफ्तर पर यानी कार्यालय पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। यानी पूरे राज्य की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी इस दीवान की होती थी। ये मुगल साम्राज्य में एक वित्तीय अधिकारी था। इस तंत्र में यह शामिल था। अकेला व्यक्ति ये नहीं करता था सारा, कहीं आप सोच रहे हो कि दीवान ही सारी देखरेख करता था, नहीं। दीवान जिस कार्यालय में काम करता था तो इस तरह के और भी अधिकारी होंगे, वो सब मिलजुल करके वित्तीय व्यवस्था को संभालते थे। और इस तरह से हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हो गए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। यानी जो रिवेन्यू का हिसाब रखने वाले क्लर्क होते थे या असेसमेंट करने वाले अधिकारी होते थे, रिवेन्यू को, राजस्व को, जो जमीन का टैक्स होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो राजस्व अधिकारी जो है खेती की दुनिया में दाखिल होगी। खेती की दुनिया का मतलब होता है कि किसानों के जीवन के अंदर अब इनका हस्तक्षेप होने लगा। किसानों को अपनी मनमर्जी से ये लोग खेती नहीं करने देते थे, अब उन पे प्रभाव इन लोगों का दिखाई देने लगा। ये उनको रोकते टोकते रहते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए बार बार आते थे। कृषि संबंधों को एक निर्णायक भूमिका इन लोगों ने पहुंचाई। यानी कृषि संबंध ये बताया कि जमींदार के पास में कितनी पावर है, किसान को कैसे रहना चाहिए, किसान को किसके प्रति वफादार होना चाहिए, समय पे कितना टैक्स उसको देना है। और इसमें ये भी बताना है कि भाई जो कृषि का जो उपज है अगर किसी कारणवश कम होती है तो उसमें कितनी छूट मिलेगी। इस तरह की सारी बातें ये अधिकारी लोग ध्यान रखते थे।
ये एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरे। इसके बाद है लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उन पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। यानी जब टैक्स का बोझ कंप्लीट लोगों पर डाला गया, कर का बोझ निर्धारित करने के मकसद से मुगल साम्राज्य ने क्या किया, क्या क्या जरूरी था, क्योंकि एकदम से कोई भी व्यक्ति टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होता, इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है। तो पृष्ठभूमि में इन्होंने क्या किया, उसका मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन में खास किस्म की सूचना इकट्ठा की। एक तो जमीन की क्वालिटी देखी, एक उस पे होने वाला प्रोडक्शन देखा कि कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे कौन सी फसल होती है, ये भी ध्यान रखा गया। भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण थे, यानी इसको एक ही बार में इसको लागू नहीं किया गया, इसको 2 तरह से लागू किया गया है। पहला था कर निर्धारण यानी टैक्स असेसमेंट, कि किस प्रकार की जमीन का, किस प्रकार की खेती का कितना टैक्स बनेगा, और दूसरा था वास्तविक वसूली यानी उसको वसूल करना, जो कर का निर्धारण हो गया उसको वसूल करना। तो 2 चरण हो गए भू राजस्व के इंतजाम करने के, एक टैक्स असेसमेंट और दूसरा है उसका वसूल करना, कलेक्शन करना। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। जमा किसे कहा जाता था कि जितना कर का निर्धारण किया गया, जितना टैक्स का को उसमें निश्चित किया गया है टैक्स किसी क्षेत्र के लिए, तो वह उसको जमा करना है, तो उसे जमा बोला जाता था। और हासिल होता है वसूल की गई रकम। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। अमील गुजार से क्या कहा गया है, अकबर के द्वारा हुक्म देकर के क्या कहा गया है, जो कि एक राजस्व वसूल करने वाला एक अधिकारी है, उसको बोला है कि उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो किसान पेमेंट करता है कैश पेमेंट करे। फसल, अगर कोई किसान फसल की प्रोडक्शन के रूप में यानी अनाज भी देना चाहता है तो वो भी विकल्प होना चाहिए, किसान के पास वो चॉइस भी हो। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बर्डन डाल दिया जाए, बर्डन नहीं, लेकिन हाँ इसको जरूर बोला गया है अमील गुजार को कि कोशिश करें कि जितना हो सके कैश पेमेंट लें किसान से। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, यानी जो सरकार उस समय काम कर रही थी मुगलों की, वो ज्यादा से ज्यादा अपना टैक्स में हिस्सा, अब जमीन के अंदर जो भी उत्पादन होता था उसमें टैक्स ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते थे। मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। कभी कभी समय से मानसून ना आए, अकाल पड़ जाए, किसी और परिस्थिति से बाढ़ आ जाती है, तो किसी भी इस तरह की परिस्थिति होने की वजह से जितना भी कर निर्धारण होता था तो उतना कर वसूलना आसान नहीं हो पाता था। अब आगे चलते हैं। हर प्रांत में जुती हुई जमीन, जोतने के लायक जमीन, दोनों की नपाई की गई। एक तो कंप्लीट एरिया जितने में खेती होती है उसको नापा गया, एक जोतने के लायक जमीन जिसको और बढ़ाया जा सकता है, यानी एक उपजाऊ भूमि पड़ी हुई है जिसको जोता नहीं जाता है, तो जोतने के लायक जमीन है उसको भी नापा गया। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। अबुल फजल ने क्या किया, आइन ए अकबरी जो एक इसकी पुस्तक रही है, इसका ग्रंथ रहा है, उसमें इसने इस तरह की जमीनों के आंकड़े इकट्ठा कर लिए कि कितनी जमीन बोई जा रही है और कितनी और बोने के लायक है। उसके बाद बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। बादशाह जितने भी बने, शाहजहां है या फिर जहांगीर है, औरंगजेब है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है, बहादुर शाह जफर प्रथम और बहादुर शाह जफर द्वितीय, इस तरह के जो शासक रहे उनके दौरान भी जमीन की नपाई का काम चलता रहा, नापते रहे, असेसमेंट होता रहा। असेसमेंट के लिए नापते थे, ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई वैसे ही नाप रहे हैं, इसका मकसद था कि जब टैक्स निश्चित कर रहे हैं तो जमीन की नपाई का काम हो। हर साल जमीन की बुआई का क्षेत्र बढ़ता रहता था। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। उसने औरंगजेब ने क्या कहा कि जो भी रेवेन्यू के लिए काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको बोला गया कि हर गांव के अंदर खेतीहरों की संख्या
का सालाना हिसाब रखा जाए कि कितने लोग खेती करते हैं हर गांव में, ये असेसमेंट भी जरूरी है। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। बेशक से चाहे कितने भी टाइट नियम बना दिए गए, ये जो खेतीहरों की संख्या निकालने के उसका हिसाब रखने वाली जो बात थी, ये सिर्फ इस मकसद से की गई थी कि टैक्स का कलेक्शन सही तरीके से हो जाए और जमीनों की नपाई सही तरीके से हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। जैसा कि हमने देखा है, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे, इनकी नपाई नहीं हुई। यानी इंडिया का बहुत बड़ा भाग ऐसा था जिसके अंदर बड़े बड़े जंगल थे और उन क्षेत्रों में खेती नहीं होती थी, इसलिए उसकी नपाई नहीं हुई। यहां आजादी के बाद भारत में जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, कानूनन ऐसा कर दिया है। सरकार अब सामंतवाद को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। इस अनुभाग को पढ़ने, उन कारणों की पहचान करें जिनकी वजह से ऐसा किया गया। क्योंकि समाज के अंदर एक आर्थिक विषमता का माहौल रहता था। जमींदार जो हैं गरीब किसान का शोषण करते थे। समाज के अंदर एक विध्वंसक ताकतें, कभी कभी ऐसा भी होता था जमींदार इतना शक्तिशाली हो जाता था कि राज्य के लिए खतरा बन जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कहीं ना कहीं सामंतवाद की जड़ें रोमन साम्राज्य से जुड़ी रहती हैं, या फिर ऐसे साम्राज्य से जो मध्यकालीन समाज के अंदर अस्तित्व में आए थे और वो समाज के अंदर कभी भी समानता लाने के लिए नहीं थे। अब हम आगे चलते हैं 214 पेज। यहाँ पे एक अमीन नाम के एक पदाधिकारी का विवरण डाला गया है। अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके लिए पूछा जाएगा अमीन का क्या कार्य होता था या अमीन कौन था। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, याद रखिए, ये एक पद का नाम है, राजनीतिक पद है ये, और राजनीतिक पद में इसको अमीन कहा जाता है। अमीन एक मुलाजिम था, एक कर्मचारी मान सकते हो, एक अधिकारी कह सकते हो। ये इसकी काम क्या था, प्रांतों के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, उनका पालन दुनिया कर रही है या नहीं कर रही है, आम लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इसका काम होता था अमीन का। अपने अधीन इलाकों में जमीन का वर्गीकरण करते वक्त मुगल राज्य ने किन सिद्धांतों का पालन किया और राजस्व निर्धारण किस प्रकार किया जाता था, इसमें यह देखते थे कि जमीन की उपजाऊपन के हिसाब से देखा गया। कोई जमीन ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ज्यादा पैदावार करती है, कुछ ऐसा भी इलाका था जो बंजर था, कुछ ऐसी भी जमीनें होती थी जो नया जंगल का एरिया साफ करके जिसको अभी बोने के लायक बनाया गया है। तो इस तरह के अलग अलग वैरायटी होती थी, उनसे अलग अलग टैक्स कलेक्ट करने का काम ये लोग करते थे। तो इस तरह का वर्गीकरण इन लोगों ने किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार, भू राजस्व की वसूली पर साम्राज्य के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा। भू राजस्व की वसूली पर साम्राज्य के विस्तार का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि उस समय भू राजस्व पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हुआ और उससे मुगल जो बादशाह थे वो बहुत प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकते थे, सभी तरह के खर्चे निपटा सकते थे, अच्छी अच्छी सड़कें बनवा सकते थे, धर्मशालाएं बनवा सकते थे, या फिर मस्जिदें और मंदिर वगैरह बनवा सकते थे, उनकी मरम्मत कर सकते थे। अब आगे चलते हैं, अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण, कैसी कैसी खेती होती थी। देखिए, आईने अकबरी में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित कर दिया। ये किसने किया है? अकबर बादशाह एक बहुत ही दूरदर्शी स्वभाव के व्यक्ति थे, आगे की सोच के चलते थे, गहरी दूरदर्शिता उनके व्यवहार की विशेषता थी, उनके चरित्र की विशेषता थी। उन्होंने क्या किया, जमीनों का वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया गया कि कुछ जमीन जो है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ जमीन ऐसी है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर कोई और डिवीजन उन्होंने तैयार किया, वो आपके सामने है, अभी आएगा इसमें। जैसे इसमें सबसे पहली वैरायटी पोलज। पोलज क्या है? जमीन की वैरायटी है। पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है, यानी एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है। वर्ष में एक बार खेती ये पोलज जमीन पर करते थे, लेकिन जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। पोलज जमीन उपजाऊ जमीन होती है, वर्ष में एक के बाद एक फसल सालाना होती है। यहाँ पर
इसमें यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया है कि फसल पोलज में एक साल में एक ही बोते थे या दो बोते थे, तो इसको कभी खाली नहीं छोड़ते थे, इतना क्लियर किया गया है पोलज जमीन को। परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस प्राप्त कर सके। परोती जमीन कैसी है? जिसको परती भूमि भी कहा जाता है, जिसको खाली छोड़ने वाली व्यवस्था के तहत, जैसे अपने यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल होता है खाली खेत के लिए, जैसे इस समय आज खरीफ की मौसम की जो फसलें हैं बोई जा चुकी हैं, तो उस समय कुछ खेतों को खाली छोड़ रखा है, बदवाड़ बोला जाता है उनको अपने इस इलाके में, तो उन्हें वो लोग परोती या परती जमीन कहते थे। और उस समय कुछ दिनों के लिए, जैसे 6 मंथ के लिए, या कहीं पर ऐसा भी था जिसमें 1 साल के लिए खेती नहीं करते थे, उसमें वो दोबारा से अपने उपजाऊपन प्राप्त कर लेता था, फिर उसमें खेती करते थे। अब आता है चचर जमीन। ये 2 वैरायटी हम पढ़ चुके हैं, पोलज जमीन और परोती जमीन। अब आता है चचर जमीन। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है, यानी इसकी क्वालिटी और भी ज्यादा घटिया है। ये जो परोती जमीन से भी घटिया है, ये इसे 3 से 4 साल तक इसको खाली छोड़ते हैं। अब आता है बंजर जमीन। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या सबसे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो, या तो 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा साल से अगर किसी खेत को खाली छोड़ के रखा हुआ है, उस पर खेती नहीं होती है, उसको बंजर जमीन कहते थे। तो यहाँ पे हम 4 वैरायटीज के बारे में जान चुके हैं। पोलज जमीन बढ़िया जमीन होती है, परती जमीन जिसको एक सीजन या फिर कुछ दिन के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है, चचर जमीन को 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ते हैं, और बंजर जमीन को 5 या उससे ज्यादा साल के लिए खाली छोड़ा जाता है। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्म है, अच्छी, मध्यम और खराब। पहले जो 2 किस्म बताई गई, जैसे कि पोलज जमीन और परती जमीन, परोती जिसे कहा गया है, 3 किस्में हैं इनकी, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और उसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। इसमें कैसे बता रखा है, टैक्स का असेसमेंट कैसे करते हैं, यानी 3 वैरायटी में बांटा गया है। यह भी बताना जरूरी है, जमीन के 3 किस्में होती हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। ये पहली 2 वैरायटी में ही पाया जाता है, और हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ा जाता है कि जितना भी वो उत्पादन उससे प्राप्त हुआ उसको जोड़ लिया जाता है, और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है। तीसरा हिस्सा क्या होता है? मध्यम उत्पाद। और 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है, यानी जितना भी उत्पादन हुआ उसका लगभग 1/3 हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होगा। यहां बाबर के शासनकाल 1530 ईस्वी, अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी, औरंगजेब का शासनकाल 1707 ईस्वी। यहाँ आप इंडिया का मैप आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का मैप आपके पेपर में पूछा जा सकता है, यही स्थान पूछे जाएंगे। ऊपर वाले पैराग्राफ जैसे लास्ट 3 लाइन रिपीट कर दो। लास्ट 3 लाइंस बेटा, इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में बता रखी हैं। जो पहली 2 प्रकार हैं, जैसे पोलज और परोती, इसकी 3 किस्में हैं, अच्छी भी होती है, मध्यम भी होती है और खराब भी। अच्छी तो अच्छी होती है, या फिर खराब वो सबसे बेकार होती है, और जो बीच के लेवल की होती है उसको मध्यम बोला गया है। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं, यानी मान लीजिए खराब किस्म की जमीन है या फिर मध्यम किस्म की जमीन है या अच्छी है, सारा कुल मिलाकर के उसको टोटल कर लेते हैं, और इसका तीसरा हिस्सा जितना बनता है उसको मध्यम उत्पाद मान लेते हैं। मध्यम उत्पाद टैक्स के रूप में नहीं भरना, लेकिन उसका 1/3 हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होता है, जिसको शाही शुल्क कहा गया है। शाही शुल्क तीसरा हिस्सा 1/3। अब यहां आप देख सकते हैं इस मैप को, देखिए बेटा कुछ स्थान दिखा रखे हैं, समरकंद, बल्ख, कंधार, काबुल, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आमेर, अजमेर, आगरा, पटना, रोहतास, गोवा। अब ये स्थान हमें तैयार करने हैं, भरने आने चाहिए। देखिए बेटा, आगरा ये बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, आप दिल्ली की लोकेशन देख पा रहे होंगे, दिल्ली से, और यूपी के अंदर पड़ता है आगरा, जहां पर ताजमहल बना हुआ है, शाहजहां और इसके अलावा अकबर की भी ये राजधानी के रूप में रहा है। यहां हम देखते हैं आगरा के अंदर यमुना नदी बहती है, जो नदी दिल्ली से बह करके आगे बढ़ती है वह आगरा जाती है, फिर मथुरा जाती है। तो दिल्ली से जब चलते हैं
तो बेटा आगरा यमुना नदी पर किनारे पर पड़ता है, बहुत ही अच्छा शहर माना जाता था उस समय। और यहाँ पर आगरे के अंदर एक लाल किला बना हुआ है, जबकि दिल्ली में भी लाल किला है, आगरे में भी एक लाल किला है। पानीपत जो कि हरियाणा का एक प्रमुख शहर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्रियां हैं, हौजरी वगैरह बहुत ज्यादा मिलती है, कंबल वगैरह बनते हैं। लाहौर जो है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ये इलाका जो है पाकिस्तान का है, ये इतना सा इलाका, इतना। और ये बेटा लाहौर को आपको इंडिकेट करना है पाकिस्तान के अंदर। लाहौर है कहाँ? ये अपना जो पंजाब है, इंडियन जो पंजाब जिसे कह सकते हैं, जैसे उसके अंदर यहाँ पे बाउंड्री के साथ में बिल्कुल इसके सामने अमृतसर है, इधर लाहौर है, बीच में वाघा बॉर्डर है, वाघा सुना भी होगा कभी नाम आपने। अब यहाँ पे काबुल जो है अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, कंधार ये भी अफगानिस्तान में पड़ता है, और बल्ख है ये भी अफगानिस्तान में पड़ता है। समरकंद और आगे पड़ता है, इसकी लोकेशन अफगानिस्तान से पार है। तो हमें ये इतना ध्यान देना है बेटा, ये मेन जो टॉपिक है। आमेर जो है ये जयपुर जो है उससे पहले एक बस्ती आती है जिसको आमेर कहा जाता है, ये वही आमेर है। अजमेर ये इससे अगला, जो कि जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है राजस्थान के अंदर, अजमेर। ये दिल्ली के अंदर बेटा अगर हम 6th लेसन के अकॉर्डिंग देखें तो दिल्ली में ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह यहाँ पर है, और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहाँ पर है। और यहाँ पर अजमेर के अंदर शेख निजामुद्दीन चिश्ती की, शेख निजामुद्दीन चिश्ती नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, और वो निजामुद्दीन जो है, निजामुद्दीन औलिया, वो दिल्ली के अंदर पड़ते हैं। ये पटना और रोहतास नाम का जो शहर है ये पास पास पड़ते हैं, दोनों बिहार में पड़ते हैं। गोवा को आप देख सकते हैं, ये नीचे वाली लोकेशन में है। अब आप आगे चलते हैं, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था कैसी होती है? पूछा जाएगा आपसे मनसबदार किसे कहते हैं या मनसबदारी व्यवस्था क्या है। एक एक चीज को ऐसे तरीके से पढ़ो बेटा, याद करो, इनको लिखो अपनी नोटबुक में। मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसमें इन जानकारियों से आपको, जैसे अमीन का क्वेश्चन ऊपर बन जाता है, अमीन क्या है? अकबर के शासनकाल में भूमि के वर्गीकरण को समझाएं। बेटा कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना इसमें चेंज, लगभग इसी की लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज भी बना सकते हो, लेकिन चेंज नहीं करें। मैटर तो यही लिखना पड़ेगा। अगला टॉपिक पे देखो, नगद और जींस के बारे में आप क्या समझते हैं? जमा क्या कहलाता है, जिसको हमने अभी पढ़ रहे थे, टैक्स होता है जमा। तो ये चीजें हैं बेटा। आपसे पूछा जाता है कि भाई बाबर, अकबर, औरंगजेब के समय पर महत्वपूर्ण शहरों की व्याख्या कीजिए, महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से थे, नाम बताना है, तो इन्हीं में से नाम बता दीजिए आप उसको, यही नाम है उनके। अगर पूछा जाता है कि उसका विस्तार समझाएं, क्या कहां तक फैला हुआ था, तो यही नाम लिख दोगे तब भी आप उसका विस्तार समझा दोगे, इन नामों को लिख देना बस। अब आता है देखिए बेटा आगे, मनसबदार। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी होता था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। यानी मनसबदार का क्या काम था? एक तो सैनिक ड्यूटी निभाते थे, सैनिक कार्य उनका कर्तव्य निभाना होता था, सैनिक के रूप में सेवाएं देनी होती थी, और नागरिक मामलों में भी जिम्मेदारी उन्हीं की थी कि नागरिक को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, या नागरिक की कोई बात राज्य को शेयर करनी है तो ये करते थे। कुछ मनसबदारों को नगदी भुगतान करते थे, यानी कैश पेमेंट करते थे मनसबदारों को, कुछ को, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान करते थे। यानी इसमें यह बताया गया है कि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। अगर जिस तरीके का कोई भी मनसबदार राजस्व का आवंटन सही तरीके से कर पाता है, अगर आवंटन ज्यादा है राजस्व का यानी लैंड रिवेन्यू ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो सैलरी ज्यादा होगी, कम हो रहा है तो उसकी सैलरी कम होगी। समय समय पर उनका तबादला भी करते थे। मान लीजिए कोई मनसबदार बहुत अच्छा काम कर रहा है,
तो उसको हो सकता है कि दूसरे एरिया के अंदर भी उस चीज को फायदा उठाने के लिए या उसको वहां के लोगों को भी फायदा देने के लिए उसका ट्रांसफर भी करते थे, या फिर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, लापरवाह है, तब भी उसकी इस तरह का चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पे तबादले के बारे में बता रखा है, कैश पेमेंट के बारे में बता रखा है, ड्यूटी बता रखी है, सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी ये निभाते थे। सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। मनसबदारी का बेटा, मनसबदारी व्यवस्था का बिल्कुल सिंपल सा है, प्रशासनिक तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होते थे, इसके शीर्ष पर ये काम करते थे, प्रशासनिक व्यवस्था में शीर्ष पर इनका काम रहता था। कौन कौन सी ड्यूटीज निभाते थे, जैसे कि आज के समय में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो ठीक ऐसे ही मनसबदारी का सा काम करते हैं। इन्होंने बताया है इसमें सैनिक और नौकरशाही तंत्र होता था, यानी ये सेवाएं देते थे, सैनिक सेवाएं भी देते थे, जैसे एक ऑफिसर को काम करना हो। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है? यस सर। या आप भी नहीं आ रहे? बेटा मैं ये कह रहा हूं कि मनसबदारी व्यवस्था के अंदर इनको दो प्रकार के काम करने होते थे, सैनिक उत्तरदायित्व निभाना होता था और एक ऑफिसर के रूप में भी अपनी भूमिकाएं अदा करते थे। यानी नागरिक मामलों की जो जिम्मेदारी इसमें कही गई है, सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी, तो नागरिक मामलों का मतलब ये होता है कि वो जैसे आज के समय में आधुनिक नौकरशाही काम करती है, जैसे ऑफिसर्स काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, तो उस तरह का काम ये लोग करते थे, प्रशासनिक नियंत्रण बना के रखते थे। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, यानी कैश पेमेंट करते थे, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान भी किया जाता था। एक तो इनको बेटा कैश के रूप में पैसा मिलता था, और दूसरा बेटा इनको पैसा कैसे मिलता था, इनको बोल दिया जाता था बेटा टैक्स कलेक्ट कर लो, आप अपने एरिया में टैक्स कलेक्ट कर लो और अपने पास रख लेना, ऐसा बोला जाता होगा। या फिर अपने अपने पेमेंट के अकॉर्डिंग ये रख लिया और बचा उसको सरकारी खजाने में जमा कर दिया, ऐसा भी हो सकता था। तो यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे भुगतान की बात की गई है, इनकी सैलरी की बात की गई है, एक तो कैश पेमेंट और दूसरा है राजस्व के आवंटन के जरिए। यानी इनको बोल दिया कि आप अपना रिवेन्यू इकट्ठा कर लो, जमीन का रिवेन्यू इकट्ठा कर लो, अपने पास रख लेना और जो बचे वो जमा कर दो। समय समय पर इनका तबादला भी करते थे। मान लीजिए कोई मनसबदार किसानों से मिलजुल के रहने लग जाता है, टैक्स कम लगाता है उन लोगों पर, तो फिर मतलब उसकी जान पहचान का गलत फायदा किसान उठाने लग गए हैं, तो फिर उसको तबादला कर देते थे। इस तरह की समस्याएं भी उस समय आ रही थी। ठीक है बेटा, तो यहां तक का टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। आपके पास अभी तक स्कूल से मैसेज मिला है, स्कूल ओपन होने से संबंधित, स्कूल से? क्या बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में कट रही है आज। यस सर। अच्छा, तो बेटा मुझे लग रहा है कि ऐसा आज ये आपका जो इंटरनेट कवरेज है शायद हो सकता है थोड़ा बहुत वो प्रभावित हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी मेरे पास कट कट के आ रही है। आप जब बोल रहे हो तो आपकी भी आवाज कटती है। अब मेरी आवाज अब आ रही है आप तक? है बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा। आवाज कितनी देर से नहीं आ रही है बेटा? ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग से तो आप मेरे को बताया तो करो, आप बोल माइक ऑन करके फटाफट उसी समय बता दो मेरे को। तो अब इंटरनेट की वो लग रहा है बेटा, यहाँ से तो कोई इस तरह का फॉल्ट नहीं है सर, क्योंकि आवाज आप अच्छा, आपने डिस्कनेक्ट करके दोबारा से किया था ज्वाइन? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, तो बेटा ये तो अब कभी कभी ऐसा होता ही है, ये इंटरनेट का पता नहीं क्या। अब यहां तक के टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है बेटा, और अपना इससे संबंधित क्वेश्चंस लिखते रहिएगा। अब आपके स्कूल जल्दी खुलेंगे, ठीक है बेटा।
अभी सुनने में आ रहा है, अभी जल्दी खुलने वाले हैं, आपको मैसेज मिल जाएगा। और स्कूल बेटा जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक वो बच्चों को इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। कंफर्म होना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से। जब वो एक सर्कुलर स्कूल के अंदर पहुंच जाएगा उस समय तुरंत आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर आपके यूट्यूब चैनल पे इस तरह का तो बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन बेटा कंफर्म मैसेज आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आप लीव कर सकते हैं।